हेलो क्लास 9। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्री फॉल के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वैल्यू ऑफ जी कैसे फाइंड आउट होता है और उसके बाद उसमें वेरिएशन कैसे आता है, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो जी के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। फिर उसके बाद कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से कॉपी किताब जो भी है आपके पास, कलम, उसको एक जगह पर आप बैठिए और लेकर के लिखना शुरू करिए। ठीक है, नोट्स बनाना शुरू करिए। तो हेडिंग दे दीजिए और हेडिंग का नाम है फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त पतन, यानी कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी दूसरे फोर्स के, दूसरे फोर्स मतलब ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स जब इस पर काम नहीं करता है और जब ये नीचे की तरफ यानी अर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बात? फ्री फॉल माने अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आए बिना किसी दूसरे फोर्स के, है ना। तो डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। डेली लाइफ में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराते हैं अर्थ की तरफ, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है, हवा उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है ना, ऊपर की तरफ एक रेजिस्ट करता है। एयर रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, ड्रैग उसे बोला जाता है। जब फ्लड किसी पर रेजिस्टेंस लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है, उसे ड्रैग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रैग काम ही करता है। ठीक है, तो फ्री फॉल कब कहेंगे? जब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो फ्री फॉल इज एनी मोशन, इसका डिफिनीशन लिखिए। फ्री फॉल इज एनी मोशन। फ्री फॉल क्या है? किसी भी तरह का एक मोशन है ना, स्पेसिफाइड मोशन नहीं है, है ना, वो एक किसी भी तरह का मोशन है ऑफ ए बॉडी, एक ऑब्जेक्ट का मोशन ये शो करता है ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी तरह का मोशन वेयर, जहां पर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स, जिस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करे, उसका नाम क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, जो उस ऑब्जेक्ट पर काम करे। यानी फोर्स की संख्या कितनी? सिर्फ एक होनी चाहिए और उसका नाम क्या है? ग्रेविटी, है ना। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो आपका ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉलिंग बॉडी। जो जब नीचे की तरफ आने लगता है और उस पर कोई फोर्स काम करेगा सिर्फ, लेकिन एक ही फोर्स उस पर काम करेगा, उसका नाम क्या है? ग्रेविटी। और जिसके कारण उसका फॉल होने लगता है उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है और उसका नाम क्या है? आपका ग्रेविटी। ठीक है, तो फिर से इस डिफिनीशन को दोहराते हैं। क्या कहता है फ्री फॉल? फ्री फॉल इज एनी टाइप ऑफ मोशन, या फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ ए बॉडी, और बॉडी कैसा हो? आपका फ्री फॉलिंग बॉडी हो, है ना, वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जहां पर आपका क्या हो? सिर्फ ग्रेविटी उस पर काम करे, कोई अनदर फोर्स काम ना करे। ठीक है, तो अभी मैं पीछे जाकर देख रहा था कि ये जो फोकस ऑफ कैमरा है वो सही जगह पर है कि नहीं। अब देखिए, फ्री फॉल तो हम लोग बाद में जाने, है ना। उसके पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। भ्रांतियाँ का मतलब गलतियाँ, बहुत सारे दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती थी जो एक्चुअल में नहीं होती थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाइज देखने से लगता था कि ऐसा ही होता है। उसमें पहला जो ऑब्जर्वेशन था लोगों का ऐसा कि मास जिसका ज़्यादा रहता है ना, वो टाइम जो है वो कम लेता है कहीं से फॉल करने में और कहीं पे पहुंचने में, और जिसका मास कम रहता है वो टाइम ज़्यादा लेता है। और अपने नॉर्मल डेली लाइफ में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि जिसका मास ज़्यादा होता है वो टाइम कम लेता है और जिसका मास कम होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है। ये नॉर्मल हम एक्सपेरिमेंट, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है ना? क्या ऐसा सच में होता है? जैसे मान लीजिए एक क्वाइन है और एक फेदर है, पंख, ठीक है, किसी भी चिड़िया का,
और उसको आपने एक छत से नीचे गिराया, कौन पहले आता है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा कि सबसे पहले आएगा क्वाइन और उसके बाद आएगा फेदर, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा कर दिया जाए, यानी एयर को हटा दिया जाए एटमॉस्फेयर से और फिर से यही एक्सपेरिमेंट को किया जाए, तो क्या होगा? आंसर आएगा कि दोनों सेम टाइम पे नीचे आता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने वाले कौन थे? ये जो ऑब्जर्वेशन था ये गलत था, और लेटर ऑन एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गैलीलियो, इन्होंने गेट द कंक्लूजन, गैलीलियो गेट द कंक्लूजन, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है ना, बाय एन एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक जगह चुना है स्पेसिफिक, क्योंकि उस जगह के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन उस समय नहीं था, और वो था आपका टावर ऑफ पीसा, पीसा की मीनार, है ना। पीसा की मीनार थोड़ी झुकी हुई रहती थी ऐसे, ठीक है, और वो उसकी खासियत ये है कि स्पेसिफाइड कंडीशन में वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस न के बराबर हो जाता है ना, स्पेसिफिक एंगल पे वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस न हो जाता है। तो इन्होंने, गैलीलियो ने इस टावर ऑफ पीसा को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा, तो सिर्फ काम कौन करेगा? ग्रेविटी, तो हो जाएगा फ्री फॉल। अरे होगा कि नहीं होगा? अभी तो पढ़ा कि सिर्फ ग्रेविटी काम करेगा तो फ्री फॉल होगा, तो उन्होंने फ्री फॉल करवाया। दो ऑब्जेक्ट लिया उन्होंने, दो स्टोन लिया, एक का मास कुछ और, एक का मास कुछ और, यानी दोनों मासेस में बहुत डिफरेंस था। लेकिन जब उन्होंने ऊपर से नीचे गिराया तो उन्होंने देखा कि दोनों के नीचे गिरने की जो टाइमिंग थी वो एग्जैक्ट सेम थी, ठीक है। और पहले से ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था कि मास के अनुसार होता है, लेकिन मास अलग अलग होने के बावजूद देखिए टाइमिंग दोनों का सेम हो गया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये गलत प्रूफ कर दिया इस चीज़ को कि मास जो है वो एक्सेलरेशन को वैरी करता है, यानी मास पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। उन्होंने ये गलत साबित कर दिया, ठीक है। तो उनका कंक्लूजन जो था वो अब ध्यान देते हैं। कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया, कॉपी पर लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लिखते चलिए, समझते चलिए, जहाँ समझ में ना आए उस पोर्शन का अगर आप वीडियो कट आउट कर सकते हैं तो कट करिए, नहीं तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक कमेंट करके आप बता सकते हैं कि टाइमिंग बता करके कि इतने इस टाइमिंग पे यहाँ पर आपने ये बोला, तो इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो गैलीलियो जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन क्या था, तो लिखिए कंक्लूजन ऑफ गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन उनका ये था कि द एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, डजंट डिपेंड अपॉन, वो निर्भर नहीं करता है, मास, ठीक है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। गैलीलियो जी ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाद में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयले। रॉबर्ट बॉयले ने क्या किया, उन्होंने एक जार लिया, एक बहुत बड़ा, और इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इस जार में वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर ना रहे, वैक्यूम का मतलब नो एयर। तो इस वाले सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक क्वाइन लिया उन्होंने, और एक उन्होंने यहाँ पर एक फेदर ले लिया, और इसको उन्होंने ड्रॉप डाउन किया। क्लियरली बात है यहाँ पर कि क्वाइन का मास फेदर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे उन्होंने वैक्यूम किया और उसको ऊपर से रिलीज किया, किसको, क्वाइन को और फेदर को एक साथ, तो उन्होंने ये देखा, क्या देखा कि दोनों के गिरने का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम है, यानी दोनों में कोई बदलाव नहीं आया है।
तो कंक्लूजन ऑफ द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट क्या था कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड अपॉन मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। और रॉबर्ट बॉयले ने उसको एक्सपेरिमेंटली ऐसे प्रूव कर दिया, और पिसा की मीनार पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? गैलीलियो ने। और रॉबर्ट बॉयले ने इसको ग्लास जार की सहायता से प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, तो कंक्लूजन बड़ा साफ है कि एक्सेलरेशन अगर फ्री फॉलिंग में होता है तो वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर हेडिंग दे दीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू बदलता नहीं है, तो द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है इन फ्री फॉलिंग बॉडी, ऑन ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ऑन ए फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? तो यूनिफॉर्म जो बदलता नहीं है, प्रोड्यूस किया गया, किस पर प्रोड्यूस किया गया? फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी बताया ही गया है जिस पर सिर्फ ग्रेविटी काम करे, है ना। और किसके कारण वो उस पर ग्रेविटी लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसी को कहा जाता है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर इसका साइन देखें, यानी किससे डिनोट करिएगा इसको, तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल जी से, और इसका वैल्यू लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये आगे जानेंगे हम लोग, लेकिन तत्काल इतना लिख लीजिए कि साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? जी से, और उसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद एक और कंक्लूजन निकाला गया। अब इस चीज का क्या कंक्लूजन है, ये जो वैल्यू मैंने दिया है इसका मतलब क्या है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली, अगर उसको गिराया जाता है फ्रीली यानी बिना किसी फोर्स की सहायता के, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स विथ एन एक्सेलरेशन, विथ एन एक्सेलरेशन, तो ये नीचे की तरफ आता है और एक एक्सेलरेशन के साथ ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन होता है। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अर्थ का सरफेस है, तो नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितने का होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। वो उल्टा क्या होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown upwards, उसको अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, it accelerate नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो it de-accelerate with 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेट लिख दिया तो माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है, तो अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या देगा? डी एक्सेलरेशन देगा, ना कि एक्सेलरेशन देगा। ये हमने पहले पढ़ा, एक्सेलरेशन जब पढ़ाई कर रहे थे, यानी डायरेक्शन चेंज होने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? चेंज, यानी डी एक्सेलरेशन उसको कहा जाता है जब आपका डायरेक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने जाना
कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली आप मतलब मूव करने के लिए छोड़ दोगे, नीचे की तरफ गिराओगे, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है कितने का, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। और जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन डी एक्सेलरेशन होगा, और वो कितने का होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही होगा। तो ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो आगे आपको न्यूमेरिकल में सहायता करेगा, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और इस अर्थ में यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और यहां से एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा इस अर्थ का इस ऑब्जेक्ट के साथ जो डिस्टेंस लिया जाता है वो होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। वो हमेशा आपका रेडियस ऑफ अर्थ लिया जाता है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही आपका लिया जाता है ऑन टू द, जब न्यूमेरिकल आप सोल्व करिएगा तो। यानी होता है ना कि अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना, और वहां से किस तरीके से वो डी एक्सेलरेट करेगा या एक्सेलरेट करेगा, है ना। अगर उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो डी एक्सेलरेट होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जो फोर्स अब उस पर लग रहा है वो कहां से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू आप प्राप्त करोगे एक्सेलरेशन का या डी एक्सेलरेशन का, उसमें जो आप डिस्टेंस इस्तेमाल करोगे वो क्या करोगे, रेडियस ऑफ द अर्थ इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चाहे वो सरफेस के पास ऑब्जेक्ट हो तो या थोड़ा सा ऊपर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको आगे काम आएगा और इस समझ में भी आपको आगे आएगा। ये कहना मैं क्या चाहता हूं, तत्काल आप इतना नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब हेडिंग दे दीजिए अगला। अब हम लोग जानने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन के वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसके कारण, किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले आप ये जानते होंगे कि जो फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या ये आप जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट ये है कि अगर हम एक और डिफिनीशन एक्सेलरेशन से रिलेटेड जानते हैं कि अगर फोर्स अप्लाइड का वैल्यू निकालना है और अगर मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स अप्लाइड बराबर होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी एक आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ यहीं पे छोड़ दीजिए, मास मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहीं पे रह जाएगा। यानी एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, फोर्स अप्लाइड और नीचे उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, मास से, यही वैल्यू होगा ना। अब ध्यान दीजिए, क्या हम इस वाले वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं इसके जगह पर, तो बिल्कुल पुट कर सकते हैं। कैपिटल जी m1 m2 है ना, बाई आर स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका एक m है, एक m से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया वो कितना आया, कैपिटल जी आया, उसके बाद m2 आया और नीचे आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन आप निकालने वाले हो, है ना, ग्रेविटी के कारण, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका निकालना चाहते हैं, और उसका रेडियस यानी डिस्टेंस एक तरह से, और डिस्टेंस रेडियस लिया जाता है, ये पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन आपको किसी भी हेवनली बॉडीज का निकालना है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है कि वो कितना लगाता है, कितना प्रोड्यूस करता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा। सॉरी, क्या है, कैपिटल जी m2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें ये जिस ऑब्जेक्ट का आपका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, यानी जिसके कारण, जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका मास, और वहां पर ये रेडियस आपको हो जाएगा, ठीक है। रेडियस मतलब वही डिस्टेंस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं वैल्यू। तो हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं जी के वैल्यू को सबसे पहले कहां पर, तो अर्थ पर, है ना। अर्थ का निकालने वाले हैं कि अर्थ कितना प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब हम अर्थ का निकालने जाएंगे तो उसके लिए आपको फिर से आप ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में रखिए। और यहाँ पर मैंने बताया कि जिसका निकालने वाले हैं उसका सारा कुछ मालूम आपका होना चाहिए।
तो अगर हम अर्थ का निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन की, अर्थ कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ग्रेविटी के कारण, तो मास ऑफ अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ कितना होता है पता होगा आपको, 6 × 10⁻24 kg होता है। क्या आपको मालूम है ये? मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 आपका हो जाएगा kg। और उसके बाद अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ देखें, रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 6.4 × 10⁻6। ठीक है, इतना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर के आसपास इसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम g का वैल्यू जाने तो g का वैल्यू तो सबको पता होगा, ये मैंने याद करवाया था, 6.67 × 10⁻, कितना? -11। -11 मतलब अगर इसको याद करना है तो ग्रेविटेशन में 11 वर्ड होते हैं, इस लेटर होते हैं, इसलिए आपको 11 आ जाएगा उससे याद। ठीक है, तो g का वैल्यू हो गया 6.67 × 10⁻−11, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया 6.4 × 10⁻6 मीटर, मास ऑफ द अर्थ कितना हो गया? 6 × 10⁻24 kg हो गया। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने वाले हैं किसका? अर्थ का। ठीक है, तो a बराबर अभी देखा आपने कि ये होता है, इसमें हम पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू। g का वैल्यू कितना होगा? 6.67 × 10⁻−11, m का वैल्यू 6 × 10⁻24, नीचे r² का वैल्यू, तो 6.4 × 10⁻6 × 6.4 × 10⁻6 लिखा जा सकता है। तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, 6 6 12 हो जाएगा, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना, तो 6 6 12 हो जाएगा, और ये 12 यहाँ कट जाएगा, 24 है तो 10⁻12 बच जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, -11 + 12 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6.67 × 6 इंटू कितना हो जाएगा? 10 10⁻1 तो 10 हो जाएगा, -11 + 12 कितना होगा? 1 होगा, और नीचे हो जाएगा आपका 6.4 × 6.4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6.67 अगर आप ले रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आप 6.67 ना लेकर के 6.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नियरेस्ट लीजिएगा तो ज़्यादा वैल्यू अच्छा आता है। तो 6.7 ले लीजिए, यहाँ से डेसिमल आएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ये वाला 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपके दिमाग में आ रहा होगा, और यहाँ से ये जो दोनों है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 100। और इसको अगर आप हल करिएगा, यानी इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द अर्थ अगर आप निकालिएगा, तो आपका वैल्यू जो है वो लगभग 9.814 एंड समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, जिसमें हम इसका वैल्यू नियरेस्ट करके 9.8 मीटर/सेकंड² लेते हैं, है ना, और यही वैल्यू होता है जी का ऑन टू द अर्थ, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी आपका पूछा जा रहा है, यानी एक तरह से ये जी का वैल्यू दे दिया, है ना, ऑन टू द अर्थ। तो जी का वैल्यू जो है वो हम जान लिए कि जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर/सेकंड² होता है ना, ऑन टू द अर्थ। ठीक है, तो जी का वैल्यू अर्थ पे कितना? 9.8 मीटर/सेकंड²। इसको आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में याद कर लीजिए। आया कैसे है इसको दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा कटाने में आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अलग बात है। तो ये हमने जाना कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के कारण अर्थ पे, उसका वैल्यू कितना होता है ना। लेकिन कहाँ पे जाना? अर्थ पे जाना। अब हम लोग जानने वाले हैं इसी का वैल्यू, लेकिन स्थान थोड़ा सा अलग है। स्थान हम बचपन में पढ़े थे, बचपन मतलब 5-6 क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो पावर होता है ग्रेविटी का, वो 6 गुना ज़्यादा होता है किससे? चंद्रमा से। यानी हमको कहा जाता था कि अगर आपका 30 kg वजन है ऑन टू द अर्थ, तो अगर आप चंद्रमा पे जाते हो तो वहाँ पे आपका 5 kg हो जाएगा, क्योंकि आपका 6 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी पुल जो होता है ना वो 6 टाइम्स कम है। तो ये हम न्यूमेरिकली प्रूफ करने वाले हैं, उस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकली प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से दोबारा हम लोग किसके वैल्यू को निकालने वाले हैं? जी के। तो अभी हमने जाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे निकलता है, तो कैपिटल जी, है ना, मास जिसका निकालना चाहते हैं, और उसका रेडियस हो जाएगा r²। अब यहाँ पे g का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻, कितना? -11, है ना, 6.7 ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए g ऑन टू द, मैं क्या निकाल रहा हूँ? मून का वैल्यू, तो gm लिख लीजिए, gm लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनटू यहाँ पर, अब यहाँ पर मास लेना है। मैंने क्या बताया है कि जिसका आप ग्रेविटी निकाल रहे हैं, ग्रेविटी का वैल्यू निकाल रहे हैं,
उसी का मास आपको लिखना है। तो मास जो होगा वो कितना होगा, अगर हम लिखें किसका, मून का, तो मून का मास जो है वो किससे, अर्थ से थोड़ा कम होता है। इसका वैल्यू होता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, ये आपका हो गया मास ऑफ द मून। और रेडियस ऑफ द मून अगर हम निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, और इसका स्क्वायर है तो इसको दोबारा लिख लीजिए 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे मैं नॉर्मली बताता हूँ, देखिए 6 6 12 हो जाएगा, ये कट आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 12 10 22, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, -11 अब +10 कितना हो जाएगा, तो 6.7 लिख लीजिए, और इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 7.4, और नीचे हो जाएगा आपका 1.74 इंटू 1.74। अब इसको सोल्व करिएगा तो इसका जो वैल्यू आता है वो लगभग अबाउट में आता है आपका, यानी न्यूमेरिकली अबाउट में ही आता है, वो आता है आपका 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको आप और नियरेस्ट लिखिएगा तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो आया है इसको मुझे प्रूफ क्या करना है, अर्थ के साथ कंपैरिजन करना है, यही ना। तो मैं यहाँ पर रेशियो निकालूंगा। रेशियो कैसे निकालूंगा, तो ग्रेविटी ऑन टू द क्या, मून, और ग्रेविटी ऑन टू द अर्थ, ये दोनों का रेशियो। मून पे कितना आया 1.7, अर्थ पे कितना आया था 9.8, कट करोगे तो ये आ जाएगा 1/6। यानी इस के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि जी का वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ जी ऑन मून जो है वो इक्वल है 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, है ना। अर्थ के जी के वैल्यू का, है ना, मून का वैल्यू कितना है 1/6 टाइम्स है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकली प्रूफ। इसको दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। इसके आधार पे आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा जो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल बहुत सारा हल किया जाएगा। एक एक दो बनाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे तरीके से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होती है, न्यूमेरिकली में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ। और पहले के जो चैप्टर हैं यानी मोशन का था, वो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का था, उसका भी बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जी ऑन टू द मून जो होता है वो 1/6 होता है किसके, अर्थ के जी के वैल्यू के। अब यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि जी का वैल्यू जो होता है वो वेरी करता है कि नहीं, तो हम यही जानेंगे। वेरिएशन ऑफ द, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी लिख लीजिए, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के वैल्यू में वेरिएशन जो है वो कैसे कैसे आता है ना। तो उसके बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां जिसके कारण जी का वैल्यू बदलता है। तो केस नंबर 1 है विथ द शेप ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिख लीजिए केस 1, यानी जी का वैल्यू कब चेंज होता है जब शेप बदलता है, विथ द शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का शेप बदलने से जी के वैल्यू में प्रभाव आता है, जी का वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है वो हम जानेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप अर्थ के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो अर्थ जो है वो अंडाकार होता है, यानी ये चपटा हुआ रहता है पोल्स के पास, और इक्वेटर के पास ये थोड़ा सा, है ना, लंबा हो जाता है, लंबाई इसकी बढ़ जाती है। तो अगर हम ध्यान से इसको कोऑर्डिनेट करें, अगर दिखाएं इसको, तो ये वाला जो अगर इसको सेंटर मान लिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑन टू द इक्वेटर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑन टू द पोल, ठीक है। अब इन दोनों के वैल्यू को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑन टू द, या ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा ऑन टू द, कहाँ निकालते हैं आप, रेडियस ऑफ ऑन टू द इक्वेटर जब रहेगा तब हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला कंडीशन है जहाँ पे हम ये निकालने वाले हैं, है ना, वो है आपका जी ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे जी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जी हो जाएगा एम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर किसको लेना है, रेडियस ऑन टू द इक्वेटर को, जो बड़ा है, ठीक है। पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस ऑन टू द इक्वेटर रेडियस ऑन टू द पोल से क्या है आपका बड़ा है, ये बड़ा होता है। आप थोड़ा सा
इमेजिनरी भी सोचा करिए। यहाँ पर ये वाला जो है ये बड़ा है इस वाले से, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा g ऑन टू द इक्वेटर। अब g ऑन पोल निकालिए तो वो क्या हो जाएगा gm, इसका वैल्यू थोड़ी चेंज होता है दोनों का, और ये हो जाएगा रेडियस ऑन टू द पोल, ये चेंज होता है तो इसका स्क्वायर। अब हमको इन दोनों का कंपैरिजन करना है और ये पता करना है कि क्या वैल्यू जो है वो इफेक्ट करता है, यानी अगर शेप हम बात करें, शेप क्या इफेक्ट डालता है g के वैल्यू पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 2 मान लें तो मुझे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जब डिवाइड करेंगे तो g का वैल्यू e के पास यानी इक्वेटर और g का वैल्यू ऑन टू द पोल का अगर हम डिवाइड करें और उसका रेशियो निकालें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू बदलता नहीं है। और ध्यान रखिए ये 1/r² है, ये 1/rp² है, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी rp² आ जाएगा ऊपर और re² आ जाएगा नीचे, और यही आपका इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन अगर आप समझ लिए अच्छे तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ये हमें क्या बतला रहा है, ये हमें ये बतला रहा है कि ये g का रिलेशन re के साथ है ना। g का रिलेशन हमने ग्रेविटी का मान इक्वेटर के पास निकाला है, तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, रेडियस ऑन टू द इक्वेटर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ग्रेविटी ऑन टू द इक्वेटर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑन टू द इक्वेटर के स्क्वायर के। यानी अगर इसको दुगना बढ़ाइएगा तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, और दुगना घटाइएगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, रेडियस ऑन टू द इक्वेटर आपका बड़ा है, कहाँ से, रेडियस ऑन टू द पोल से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर g का वैल्यू e का इक्वेटर के पास निकालें और g का वैल्यू अगर हम पोल के पास निकालें तो कौन इन दोनों में बड़ा होगा, यानी जिसमें रेडियस बड़ा होगा वही ना छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है, बड़ा तो छोटा और छोटा तो बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस ऑन टू द इक्वेटर बड़ा है तो ग्रेविटेशन ऑन टू द पोल बड़ा होगा, इक्वेटर पे नहीं। यानी ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो पोल पे ज़्यादा होगा, कहाँ के बनस्पत, इक्वेटर के बनस्पत। रीजन क्या है कि यहाँ पर रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बताया कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ से आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन जिसमें बताया गया कि शेप पर निर्भर करता है। तो ये जो इक्वेशन था इसके द्वारा कंक्लूजन कुछ आया है, और वो कंक्लूजन क्या है वो हम लिख देते हैं। तो कंक्लूजन लिख लीजिए, और कंक्लूजन नंबर 1 कि व्हेन वी गोज फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर से मूव करते हैं, है ना, टुवर्ड्स पोल, किधर, पोल्स की तरफ, द वैल्यू ऑफ g, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया है, द वैल्यू ऑफ g इंक्रीजेज। तो g का वैल्यू जो है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। g का वैल्यू आपका इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़िएगा g का वैल्यू आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 1 यही है, और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g होगा वो कहाँ पे होगा, तो एट पोल्स पे होगा, यानी सबसे ज़्यादा पोल्स पे g का वैल्यू आएगा। तो इस वाले न्यूमेरिकली जो प्रूवन था इससे हमें ये जानकारी मिली कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से यानी यहाँ पे रहेंगे तो सबसे कम आपको फोर्स ग्रेविटी का लगेगा, और जैसे जैसे हम मूव करना शुरू करेंगे इधर पोल्स की तरफ तो यहाँ पर आने पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम मिनिमम और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम। अगर हम बात करें सरफेस की तो नॉट ऑन टू द, अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंदर पे सबसे कम तो यहाँ पे होता है, सेंटर पे 0 होता है वैल्यू, वो आगे हम प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ तो इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा और सबसे कम इक्वेटर के पास और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पोल के पास लगता है ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का पहला केस। और केस क्या कि शेप पर निर्भर करता है ना, क्योंकि शेप जो है वो फिर रेडियस को निर्धारित करता है, और रेडियस हमें किसका वैल्यू देता है, जी का, और वो इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, केस 1 लिख लिया आपने, विथ द शेप ऑफ द अर्थ। और अब अगला जानने वाले हैं हम लोग वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में विथ द एल्टीट्यूड।
दूसरा प्रूवन जानने वाले हैं विथ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई किस तरीके से इफेक्ट डालता है, अब समझिए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया, यहाँ पे सेंटर है, तो एक तो आपका ये लग रहा है फोर्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने इसको मान लिया और एक मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक एक मैं हाइट मान लेता हूँ स्पेसिफिक, ठीक है। तो सरफेस से ऊपर तक का एक स्पेसिफिक हाइट मैंने h ले लिया और वहाँ से मैंने वहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने एक वैल्यू ले लिया कितना, r का, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट एकदम सरफेस के पास है तो उस पर जो ग्रेविटी का फोर्स आउट लग रहा है वो, और एक ऊंचाई पर है कुछ, और उसकी ऊंचाई कितनी है, एज है सरफेस से, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या इन दोनों के वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू g का, है ना, इस वाले पोजीशन के लिए g फॉर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, है ना, जो सरफेस पे है, एकदम सरफेस पे नहीं है लेकिन आप मान सकते हैं सरफेस पे है, ठीक है। तो g फॉर ऑब्जेक्ट ऑन टू द सरफेस, उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो g का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अभी हमने जाना कि क्या होगा आपका यहाँ पर कैपिटल G, ये हो जाएगा m, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, और नीचे इसके लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r होगी, तो ये हो जाएगा r²। इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब दूसरा g का वैल्यू निकालिए, g फॉर ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ h, कितने हाइट पे है, h के हाइट पे है, तो h के हाइट पे इसका वैल्यू निकालिए, तो g का वैल्यू कितना निकलेगा, gm। अब बटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा। अब इसको दोबारा हम फिर कंपेयर करते हैं जैसे उसमें किया था, तो कंपेयर करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, और समझ में तो पिक्चर आ ही क्या होगा। अगर इसको कंपेयर करें तो इसको अगर g से डिनोट करें, इसको g डैश से करते हैं, तो अगर हम g को g डैश से अगर डिवीजन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी r प्लस h का होल स्क्वायर ऊपर और r² नीचे, और फिर से वही वाली बात, यानी रिलेशन देखिए डायरेक्टली लिंक अप हो जाएगा। g डैश का r प्लस h के साथ रिलेशन होता है, g का वैल्यू किस पर, r पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए g जो है वो इनवर्सली है r के स्क्वायर के, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर r बढ़ेगा तो ये जो वैल्यू है आपका g का वैल्यू वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि r प्लस h जो है वो आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, r से। r प्लस h का वैल्यू किससे बड़ा है, r से बड़ा है, समझने की कोशिश करिए। अभी तो मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये था आपका और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दूरी है वो इस वाले से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो r प्लस h जो है वो बड़ा है r से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि g डैश जो होगा, है ना, और यहाँ पर जो g होगा, क्योंकि r प्लस h का रिलेशन इसके साथ है, तो ये इधर बड़ा नहीं होगा, इन्वर्सली ना है, तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट बढ़ने से, है ना, g का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन लिखिए, और कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन हाइट इंक्रीजेज g decreases और when height decreases g increases, यही हमारा कंक्लूजन है। तो ऐसे आप एक नोट की तरह लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था दूसरा जिसमें बताया गया कि एल्टीट्यूड जो है वो मैंने करता है। मैंने कैसे करता है कि हाइट जो अगर है वो अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो क्या होते जाता है, घटते जाता है, ठीक है, और हाइट कम होने पर उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। इस इक्वेशन के आधार पर हमें यही जानकारी मिली। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब क्या कोई और चीज़ इस पर इफेक्ट डालता है जी के वैल्यू पर, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट। और क्या सच में डालता है, तो विथ द डेप्थ, यस डालता है। तो डेप्थ पर भी डिपेंड करता है वैल्यू किसका, जी का। कैसे वैल्यू डिपेंड करता है, अब बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि ये ओरिजिनल है आपका, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका आर है, ठीक है।
और इसके अंदर यहाँ पर एक पोजीशन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि गहराई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए इसको मैं सरफेस लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक पोजीशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो इसको मैं एक अर्थ की तरह ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम डी ले लें, क्योंकि डेप्थ की बात हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मैंने आर लिया हुआ है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ क्या, डी का। या हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर लिए हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, डी। तो ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका कितना, आर माइनस डी। नहीं होगा, ध्यान दीजिए, पूरा आर यहाँ से यहाँ तक डी, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, पूरा में से ये डी को माइनस करिए तो आर माइनस डी होगा। अब दोनों का हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑन टू द इनर सरफेस आउटर सरफेस, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस मतलब बाहर वाला सरफेस, यहाँ पे दो अर्थ आपको दिख रहे होंगे। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम बाहर वाले के लिए निकालेंगे तो आर स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। और जी ऑन इनर सरफेस अगर निकालिएगा, इनर सरफेस अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम नहीं, हाँ सॉरी एम होगा। और यहाँ पर आर के जगह पे क्या लिखाएगा बताइए जल्दी, इनर के लिए क्या हो गया, आर माइनस डी। तो ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही, अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला इसके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से वही, अगर इसको जी से इसको जी डैश से डिनोट कर रहे हैं तो ये जी बटा जी डैश हो जाएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर से कंक्लूजन वही आया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेप्थ बढ़ने पर जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखिए, व्हेन डी जो है वो अगर बढ़ता है तो क्या होता है, जी का वैल्यू घटता है, और डी का वैल्यू यानी डेप्थ अगर घटता है तो जी का वैल्यू क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो इससे एक और कंक्लूजन मिला, वो कंक्लूजन क्या है कि एट सेंटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जो सेंटर होता है, वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है। सेंटर पे वैल्यू कितना होता है, जी का 0 होता है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे घटते जाएगा। यानी अगर हम कहें यहाँ पे अगर यहाँ का वैल्यू जी देता है, फिर यहाँ का वैल्यू जी डैश देता है, यहाँ का वैल्यू जी डबल डैश देता है, और इसको अगर हम शो आउट करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी बड़ा है किससे, जी डैश से, और जी डबल डैश से तो बहुत बड़ा है, ठीक है। यानी जी डबल डैश से जी डैश बड़ा है और जी डैश से बड़ा है जी। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। और ऐसे ही अगर जैसे ही वो सेंटर के पास पहुंचता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, निगलिबल, यानी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 3 फैक्टर था जो जी के वैल्यू को मतलब परिवर्तित कर दे रहा था। पहला था आपका क्या बताइए, शेप ऑफ द अर्थ, दूसरा था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, और तीसरा था आपका डेप्थ, है ना, गहराई, जिस पर ये डिपेंड करता था। अब बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा है। कुछ बातें जो पीछे पढ़ी हैं उसका रिवीजन हो जाना चाहिए ना, नहीं तो भूला आ जाइएगा पीछे वाला पूरा। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आप कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए और लिखिए डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, बताइए तो फटाक इन दोनों के बीच में क्या मतलब डिफरेंस है। तो कैपिटल जी को यहाँ पे लिख दीजिए, स्मॉल जी को यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये है क्या, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। पहला अंतर तो ये है ना कि है क्या, ये बता दीजिए। और ये है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू ये देता है, ठीक है। तो पहला जो बेसिक अंतर है वो यही है। फिर आगे जो अंतर इसमें आएगा वो क्या आएगा कि ये हम हर जगह पे सेम रहता है, सेम एवरीवेयर, इसका वैल्यू हर जगह सेम रहता है, सेम एवरीवेयर, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं डजंट, समझ में आ जाएगा आपको डजंट लिखने से। यानी कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह सेम रहता है और इसका जी का वैल्यू सेम हर जगह नहीं रहता है।
उसके बाद इसमें क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन में ये फोर्स आउट नहीं लगाता है। और ये स्पेसिफिक पृथ्वी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा डिफरेंस है। क्या है भैया कि जो कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो स्मॉल जी है वो क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने अभी एक प्रूफ किया था आपको, इट कैन नेवर बी जीरो, है ना, इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो हो सकता है, तो इट कैन बी जीरो, यानी क्या स्मॉल जी का वैल्यू जीरो हो सकता है। अभी तो प्रूफ को मैंने बताया था ना आपको कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू घटते जाता है और ऑन टू द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू तो जीरो हो सकता है लेकिन इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, ये क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा, आपको फ्री फॉल के बारे में मैंने बताया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो पीछे था उसका रिवीजन किया हमने और उस स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में हमने डिफरेंस पता करा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो जी के वैल्यू को चेंज कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जो क्या था आपका जो डिफरेंस था, डिफरेंस किसके किसके बीच में, ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ मून के बीच में, वो जाना, दोनों का रेशियो कंपैरिजन हमने किया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।